हेलो बच्चों। हाय फ्रेंड्स। केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं अपना फिर नया वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले मैंने 5 टॉपिक आपके क्लियर कर दिए। आज मेरा छठा लेक्चर है और छठे लेक्चर में आज हम लेके आए हैं कोलॉइड्स। जैसे कि हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उसमें बहुत सारे कोलाइड्स के उदाहरण हैं। जैसे हम कह लें दवाइयाँ, मेडिसिन्स, हमारे खाने की चीज़ें, दूध, दही, मक्खन, ये सब कोलाइड्स हैं। और मानव या जंतु में हम कह लें रक्त, ये भी एक कोलाइड्स है। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरणों के साथ मैं आगे इसमें बात करने वाला हूँ। जो आधा चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट आधा चैप्टर है वो पूरा कोलाइड्स पर होने वाला है। इसलिए आपको इस चैप्टर को बड़े ध्यान से देखना है और समझना है। और आज हम बात करने वाले हैं इस पर पहले इसके इतिहास पे थोड़े इसके इतिहास के बारे में जान लें। तो जो इसका इतिहास है, जो कोलॉइड्स वर्ड है, हमें थॉमस ग्राम ने 1835 में सबसे पहली बार हमें बताया। और उनने पाया कि 1 बिलियन उनने पार कराया। किससे? एक अर्धवर्गम झिल्ली से। तो उनने पाया कि उसमें कुछ कण क्या हुए, उसके पार नहीं हो पाए और कुछ कण क्या हो गए, पार हो गए। तो जो कण उस झिल्ली के पार हो गए, जो अर्धपारगम झिल्ली हम कह रहे हैं, या पार्चमेंट पेपर से भी इसको बना सकते हैं। ये एनिमल्स के आंतों के अंदर जो झिल्ली होती है वो भी हो सकता है एनिमल, और सिंथेटिक भी होती है, जिसे हम पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं या पार्चमेंट झिल्ली भी कहते हैं। तो जो पार नहीं हुए वो क्या हो गया, आपको कोलॉइड्स, और जो पार हो गए उनको क्या कहा, क्रिस्टला। तो उस आधार पर थॉमस ग्राहम ने बिलियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्रिस्टलाफ और कोलाइड्स। तो क्रिस्टलाफ पार्चमेंट पेपर या पार्चमेंट झिल्ली से विस्तृत होने वाले अम्ल, चीनी, ग्लूकोज, हम कुछ भी कह लें। और कोलाइड्स जो पार्चमेंट झिल्ली से विस्तृत नहीं होती, जैसे स्टार्च है, गोंद है, जेलेटिन है, प्रोटीन है, तो वो इस झिल्ली से पार नहीं हो पाते। और जैसे हम अम्ल किसी को ले लें, अम्ल ले लें, चीनी घोल लें पानी में, ग्लूकोज घोल लें, तो इसके कण क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। तो ये धारणा ने बताई थी कोलॉइड्स के बारे में, किसने? ग्राहम थॉमसन ने। तो आप बात करते हैं इसके थोड़ा सा परिभाषा का देखते हैं। कोलॉइड्स एक पदार्थ नहीं परंतु पदार्थ की एक अवस्था है। तो बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पे कि कोई पदार्थ नहीं है, पदार्थ की क्या है, एक अवस्था हम कह सकते हैं, जो कि कणों या अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। जो कणों के आकार पर निर्भर करती है, इतना आकार इनका होता है जो कि इस झिल्ली को पार नहीं कर पाते। तो आइए इसकी आधुनिक जो धारणा है उस पर हम बात करते हैं। आधुनिक धारणा के अनुसार हम देखते हैं इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं किसी बिलियन को, वास्तविक बिलियन, कोलाइडी बिलियन या निलंबन बिलियन। तो यहाँ पर हम देखते हैं आकार के आधार पर कणों का आकार। इस केस में देखिए वास्तविक बिलियन, जो ट्रू बिलियन जैसे हम कह रहे हैं, तो 1 नैनोमीटर से बिलो होती है, 1 नैनोमीटर से कम होती हैं, या हम कह लें 10⁻⁹ मीटर। और ये क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है क्यों? क्योंकि अगर आप नमक को पानी में घोलते हैं तो पूरे पानी में आपको नमक दिखेगा, लेकिन उसको कहीं भी इसमें लाइट लगा के आप देखेंगे, उसके कणों को दिखना चाहेंगे, उसके कणों को आप नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब इसको हम सूक्ष्मदर्शी लगा के भी, अपने नगण्य आंखों से भी नहीं देख पाते। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं 1 नैनोमीटर से बिलो। 1 नैनोमीटर से कितने भी नीचे बिलो हो सकते हैं। और मैक्सिमम जो बड़े पार्टिकल्स होंगे ट्यूबलाइन के, वो 1 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। तो आप बात करते हैं कोलाइडी बिलियन की, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। इनके 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जो इस झिल्ली से पार नहीं जा पाते। जो इस झिल्ली से पार नहीं जा पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कोलाइडी बिलियन। और जो कोलाइडी बिलियन होता है ये क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण मतलब इसके जो मिश्रण होते हैं एक समान घुले भी नहीं हो सकते हैं, और इसका मिश्रण को इसलिए हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण कहेंगे। और इसको भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसके नग्न कणों को हम देख पाते हैं, या हम लाइट फोकस कर दें, लाइट से भी हम देख सकते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं बताऊंगा। बरसात के दिनों में देखिए, अगर कोहरा लगा है और उस पर अगर हम गाड़ी की लाइट डालते हैं
तो रात को आपको पूरे इसके छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। लेकिन और एक और उदाहरण बहुत सिंपल सा है, मॉर्निंग में जब धूप घर के अंदर आती है तो उस टाइम थोड़ा अपनी चादर झाड़ लें या घर में झाड़ू लग गए, तो जिस रीजन में आपका धूप आ रहा होगा उस रीजन में आपके धूल के कण दिखाई देंगे, लेकिन और रीजन में आपको नहीं दिखाए। तो क्या फैक्टर है जिसको हम टेंडल इफेक्ट आगे बताएंगे, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो कोलाइडल कण उन पर लाइट स्कैटर कर रही है, टकरा रही है, और उसके रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज पे उसकी क्या बननी है, इमेज बननी है, तब हम वो कण दिखाई देते हैं। तो बात करते हैं निलंबन की। अब निलंबन कणों का आकार कितना होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम मिट्टी को पानी मिला दें तो बिल्कुल पानी में मिट्टी आपके कण भी दिखाई देंगे, पत्थर को मिला दें या बालू को मिला दें तो जो बड़े कण हैं तो बिल्कुल साफ आपको पानी में दिखा देंगे। और अगर स्टेबल कर दे उस विलयन को तो धीरे धीरे उस विलयन में वो कण क्या होते हैं, बैठ भी जाते हैं। बड़े कण हैं तो उन पर गुरुत्वाकर्षण जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो नीचे तले में बैठ जाते हैं। जबकि इसके केस में कोलाइडल पार्टिकल्स पर कोई जो गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि लाइट वेट होते हैं तो वो कहीं बैठते नहीं हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो इसकी थ्योरी भी और कंप्लीट मैं यहाँ पे लिख दूँ। अब देखिए, तो देखिए इसकी थ्योरी को भी हम पढ़ रहे हैं। वास्तविक विलयन जो ट्रू विलयन हम कह रहे हैं, तो कणों का आकार ये होगा बिलो देन 1 नैनोमीटर। समांगी मिश्रण ये होता है, नग्न आंखों से इसको देखा नहीं जा सकता। और जो विलयन आपका होता है वास्तविक विलयन, ट्रू विलयन जिसे हम कहते हैं, वो विलेय और विलायक से बनता है, जिसमें विलेय की कम मात्रा होती है, विलायक की अधिक मात्रा होती है। तो अम्ल का घोल, चीनी का घोल आज का विलयन जो हम कह सकते हैं। अब कोलाइडल विलयन की जो हम बात कर रहे हैं मेन, इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। और इसका मिश्रण जो होता है उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और जो इसका मिश्रण है वो विस्मरणीय मिश्रण होता है, परंतु अति सूक्ष्म दृष्टि से इसके कणों को हम देख सकते हैं। जो कोलाइडल विलयन होता है उसमें परिचित प्रावस्था जिसको कम होती जिसकी जो कम होता है, और प्रक्षेपण माध्यम जो अधिक मात्रा में होता है। तो इसमें उदाहरण कह सकते हैं दही, दूध, रक्त, क्रीम आदि। और इसके जो विशेष गुण जो होते हैं उन पर हम विशेष ध्यान देना है। टेंडल प्रभाव, परिकिरण की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे हम कहते हैं हमारा जो आकाश से नीला क्यों दिखाई देता है, इस पर बहुत सारे जीके क्वेश्चन भी है। तो इसका कारण भी वही है कि जो हमारे वायु में निलंबित कण होते हैं, धूल के कण, वो क्या होते हैं, वायु में क्या हो जाते हैं, वायु के कण क्या होते हैं, उनका प्रकाश में क्या होता है, परिकिरण होता है। और वो प्रकाश के परिकिरण के द्वारा वो क्या होते हैं, हमें जो आकाश जो होता है क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो जो धूल के कण में कोलाइडल विलयन बनाते हैं हवा में, वायु में, तो उस पर जो लाइट पड़ती है तो उस लाइट की वजह से हमें क्या दिखाता है, आकाश नीला दिखाई देता है। और वो कोई कारण होता है, यही कारण होता है। और बरसात में हम देखते हैं लाइट जो फोक पे, कोहरे पे लाइट पड़ती है, तब भी हमें क्या दिखाई देता है, उसके कण हमें दिखाई देते हैं। तो परिकिरण में टेंडल प्रभाव का मैंने दे दिया उदाहरण आपको बताया, और इसका एक और उदाहरण दिया। अगर आप एक बोतल में आप ले लें कोलाइडल सॉल्यूशन और उस पर एक लाइट फोकस करते हैं, तो तब भी उस रीजन में जहाँ पर आपकी लाइट पड़ेगी वहाँ पे हमें कण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। उससे होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यही टेंडल प्रभाव है, आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और विद्युत कण मीन्स कोलाइड दो आवेशित होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित। जैसे कि हमारा रक्त हमारा ऋण आवेशित कोलाइड से, इसको समझिए। जैसे अगर कहीं पर कट लग जाता है और खून बहने लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, फिटकरी लाते हैं। फिटकरी लगा के एकदम से रक्त क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। तो कारण आपके जो फिटकरी में क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, क्या होता है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव एल्युमिनियम आयन उसमें होंगे फिटकरी में। तो ये एल्युमिनियम आयन निगेटिव हीमोग्लोबिन कोलाइड से रिएक्ट होकर क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो क्या होता है, आपका हमारा उधर का क्या होता है, थक्का जम जाता है, तो खून बहना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव का बड़ा रोल रहता है। स्कंदन या अवक्षेप जो भी है, तो उसका क्या होता है, आपका अवक्षेप हो जाता है या स्कंदन हो जाता है। इसका एक और बढ़िया उदाहरण दे सकते हैं। जैसे बादल हैं जब टकराते हैं
तो पॉजिटिव नेगेटिव कोलाइड्स जब आपस में टकराएंगे तो उदासीन होते हैं, तब सीधे सीधे क्या हो जाती है, आपकी बारिश हो जाती है। या कृत्रिम वर्षा की हम बात करते हैं। कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, तो हम क्या करते हैं, बादल का बादल है तो उसमें सिल्वर ऑक्साइड AgI का छिड़काव करते हैं तेजी से, तो उसमें स्कंदन होता है आपस में, और तो स्कंदन होने से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आप एक दूसरे को उदासीन करेंगे और तब क्या होगा, बारिश की बूंदें आपकी नीचे गिर जाती है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे उदाहरण से उसको आपको बता सकते हैं। अब निलंबन की बात करते हैं। कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होते हैं। ये विसरण विस्मरणीय होता है। नग्न आंखों से आराम से बहुत आसानी से देख सकते हैं। मिट्टी, पानी आदि का विलयन जैसे, और कण तलों में बैठ जाते हैं जैसे पत्थर, धातु के कण या मिट्टी के, बालू के कण। तो बहुत सारे इस टाइप के उदाहरण हो सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण पर। नेक्स्ट अब देखते हैं कोलाइडी कणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो पहला क्लासिफिकेशन करते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम देखते हैं तो वर्गीकरण ठोस का पहले हम देख लें। ठोस, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, माध्यम ठोस। तो आपका जो कोलाइडी तंत्र का विशेष नाम जो उसमें कोलाइडी तंत्र बनेगा ठोस सॉल। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान और रखनी है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसकी मात्रा कम होती है। जैसे विलयन हमारा बनता है, विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। तो ठीक उसी प्रकार परिक्षिप्त प्रावस्था की मात्रा कम होती है और प्रक्षेपण माध्यम की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ये हमें ध्यान रखना है और कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये प्रावस्था और माध्यम आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा कोलाइड आपका बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ठोस, द्रव, तो क्या बनाएंगे, ठोस सॉल। और इसके उदाहरण हमारे पास है रंगीन कांच जो है आपका, रंगीन कीमती पत्थर जो होते हैं, ये इसके उदाहरण है। अगला देखिए ठोस, द्रव, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, माध्यम क्या है, द्रव है। तो इससे हम कहेंगे सॉल। तो पेंट जो हमारा होता है इसका एक विशेष उदाहरण है, और कुश का तरल, जो कुश का द्रव्य जो हमारा होता है उसका एक विशेष उदाहरण है। नेक्स्ट है ठोस प्रावस्था और माध्यम गैस। तो गैस माध्यम है तो ये बनेगा आपका एरिसोल या एरिसॉल इसका आता है, जैसे धुआं, इसका एक उदाहरण है धूल। और उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी द्रव प्रावस्था, माध्यम ठोस, तो बनेगा आपका जेल। तो जेल में पनीर, इसका बेस्ट उदाहरण हमारे पास, जेली जितनी भी होती है ये इसके उदाहरण है। उसके बाद है द्रव। तो द्रव हम देख रहे हैं, द्रव जब बनता है तो इससे हम बोलेंगे इमल्सन। पायस भी इसे कह सकते हैं, पायस। तो इसका उदाहरण, बेस्ट उदाहरण है दूध, तेल, बाल वाली जो क्रीम होती है बालों पर लगाने वाली, उसको हम कह सकते हैं। उसके बाद आपका द्रव गैस मीन्स प्रावस्था द्रव और माध्यम गैस, तो बनता आपका एरिसोल का उदाहरण, व्यस्त उदाहरण है आपका बादल और कोहरा इसका उदाहरण है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ठोस। गैस प्रावस्था है, ठोस क्या हमारा माध्यम है, तो ठोस सॉल यहाँ पे बनता है। तो इसमें फोम और रबर इसका बेस्ट उदाहरण है हमारे पास। उसके बाद देखते हैं गैस प्रावस्था और द्रव क्या होगा, माध्यम। तो फोम या झाग इसे कह सकते हैं, जैसे साबुन का झाग है। तो एक ध्यान रखिए, अगर साबुन आपने घोला है और उसकी झाग नहीं बनी है, मीन्स साबुन की सांद्रता अगर कम रहती है पानी में, तब वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। जब झाग बन जाती है तब आपका क्या बनता है उसमें, कोलाइडी सॉल्यूशन। तो फेन इस तरह के इसके उदाहरण हैं, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब अगला आधार है वर्गीकरण का, परिक्षिप्त प्रावस्था व प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर। जैसे आपका हाइड्रोसोल बहुत एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना, कई बार आता है हाइड्रोसोल। तो हाइड्रोसोल में जो माध्यम होगा, प्रक्षेपण माध्यम, वो क्या होगा, हमेशा जल। अगर जल माध्यम है, प्रक्षेपण माध्यम में जल अगर हम ले रहे हैं, तो सोल का नाम क्या होगा, आपका सोल का नाम होगा विशेष नाम हाइड्रोसोल। वैसे ही एल्कोसोल हम बोलते हैं, तो माध्यम क्या होगा आपका
एल्कोहल का, एल्कोहल होगा माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम। एरिसोल है तो वायु माध्यम होता है, तब क्या होता है, वायु माध्यम होती है। और बेंजोसोल है तो वहाँ पे जो प्रक्षेपण माध्यम होगा वो क्या होगा, बेंजीन होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं प्रक्षिप्त प्रवस्था व प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति हम यहाँ पे लेंगे कि मध्य अन्योन क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये दो प्रकार का होता है, द्रव रागी कोलाइट और द्रव विरागी। तो द्रव रागी मतलब जो वाटर स्नेहित कोलाइट्स होते हैं, और जो द्रव विरागी होते हैं जो वाटर हेटिंग, जो वाटर से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उन्हें बोलेंगे हम द्रव रागी कोलाइट्स। और जो वाटर से अट्रैक्ट हो जाते हैं वो द्रव विरागी कोलाइट्स। तो इस तरीके से इसके वर्गीकरण को भी हमने कंप्लीट किया। तो जैसे हमने आज कोलाइट्स क्या होते हैं और इसके वर्गीकरण को जाना है, तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और आने वाले दिनों में भी आपको मैं सारे चैप्टर्स के वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, प्लस इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ टेस्ट सीरीज बना के भी मैं इसमें प्रयास करूँगा, और नोट्स लिंक के थ्रू आपको नोट्स देने का भी प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़। थैंक यू।